हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। सीटेट का एग्जाम हो गया है, अब बचा है आपका सामने बिहार विशेष शिक्षक भर्ती का एग्जाम। जिन बच्चों ने भी बिहार विशेष शिक्षक भर्ती का एग्जाम दिया है उनको बता दूं आपका एग्जाम कब होगा, ये चर्चा करेंगे हम। अब आपको इससे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे, उसके में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार विशेष शिक्षक भर्ती जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो पहले जो एग्जाम हुए थे उनमें पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आपके विशेष शिक्षक भर्ती वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, उन क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई, बिना आपका टाइम ज़ाया किए हुए। थोड़ी सी तबीयत खराब है, फिर भी आपके सामने हम हाजिर हैं लेके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई भी आपका डाउट हो तो आप इंस्टा पे कमेंट में कहीं पे भी पूछ सकते हो, किसी के बारे में कुछ भी पूछना हो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने, किसका? मूल्यांकन से संबंधित। किससे संबंधित? मूल्यांकन से संबंधित। मूल्यांकन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक टीचिंग एग्जाम में आपसे अवश्य पूछा जाता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे किसी भी टेट हो, चाहे एसटेट हो या सीटेट हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं भी आ सकता है वहां पे, और किए जा सकते भी आ सकता है। ठीक है, किए जा सकते हैं, दोनों पूछा जा सकता है आपसे। दिए जा सकते हैं या मेरे भाई किए जा सकते हैं, तो बताइए दो प्रकार से किए जा सकते हैं या फिर चार प्रकार से, छह प्रकार से या तीन प्रकार से। उपलब्धि परीक्षण बताइए। उपलब्धि परीक्षण होता क्या है? उपलब्धि परीक्षण वो होता है जो बच्चों को पूरा मूल्यांकन करता हो कि बच्चों ने कहां तक सीखा है, कितना सीखा है, कहां पे कमी रही है, सारा उपलब्धि में आ जाता है। उसके बाद आपका क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण के बाद होता है आपका निदानात्मक परीक्षण, जिसमें बच्चों के समस्या जो अधिगम में समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है। उसके बाद होता है आपका उपचारात्मक परीक्षण, जिसमें क्या होता है? बच्चों को आए हुए समस्या, उन कारणों क्या किया जाता है? उनका निदान किया जाता है। उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें हटाया जाता है बच्चे के अधिगम से, उनका निवारण किया जाता है। फिर बताइए अब आप क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं, तो इसका होगा मेरे भाई दो प्रकार से दिए जा सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। अब आप कहोगे सर दो प्रकार कौन कौन से हैं उपलब्धि परीक्षण के? तो मेरे भाई पहला तो है आपका कौन सा? प्रमाणिक और अप्रमाणिक। क्या? अप्रमाणिक। प्रमाणिक और अप्रमाणिक है। प्रमाणिक कौन से होते हैं? जिनमें वैधता, वस्तुनिष्ठता और मूल्यांकन की जो विशेषता होती है, जैसे वैधता होगी कि जिस उद्देश्य को मापने के लिए बनाया गया वो भी होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, और आपकी क्या होनी चाहिए? व्यापकता भी होनी चाहिए। वो सारे के सारे होते हैं, वो किस में आते हैं? प्रमाणिकता। जो प्रमाणिक होता है मूल्यांकन उसमें आते हैं। अप्रमाणिक होता है जो टीचर खुद बनाते हैं। क्या? टीचर खुद बनाते हैं। ये जो प्रमाणिक होते हैं ये कौन बनाता है? ये पेपर आपके बोर्ड से बन के आते हैं, वो प्रमाणिक होते हैं। फिर चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ? देश में कब लागू हुआ? अलग अलग लागू हुआ या फिर देश में एक साथ लागू हुआ? जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में कब हो गया था? एक साथ लागू हो गया था। कब? जम्मू कश्मीर को छोड़ के सारे देश में एक साथ लागू होते कब हुआ था? 1 अप्रैल 2009 को हुआ था, या 1 अप्रैल 2010 को हुआ, या 1 नवंबर 2009 को, या 1 नवंबर 2010 को? बताइए तो कब हुआ मेरे भाई? 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया था, तो कब, कितने बच्चों के लिए, कितने उम्र के बच्चों के लिए दिया गया था? अगर सामान्य की पूछा जाए आपसे, सामान्य बच्चों के लिए कितना? 6 से 14 वर्ष। कितना मेरा भाई? 6 से 14 वर्ष। अगर विशेष बच्चों का पूछा जाए आपसे, विशेष बच्चों का पूछा जाए तो वो मेरे भाई कितना था? वो था आपके 6 से 18 वर्ष। और पूछा जाए विशेष बच्चों को कितना, 4 साल का टाइम ज्यादा क्यों दिया गया? तो विशेष बच्चे होते हैं उनमें डिसएबिलिटीज होती है, किसी न किसी बच्चे में कोई न कोई डिसएबिलिटीज होती है, उसके कारण उसके सीखने की दर, उसके अधिगम की दर क्या होती है?
सामान्य बच्चों से थोड़ी कम होती है, इस वजह से इनको टाइम थोड़ा ज्यादा दिया गया है। ठीक है, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, देखिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या? विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कला, आपकी कल्चर की जो एजुकेशन है उसको विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? कल्चर को क्यों जोड़ा गया? आपके स्कूल का जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका सिलेबस है, उसमें कल्चर को क्यों जोड़ा गया? वो आपके लिए क्यों लाभदायक है, बताइए। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, जी हाँ, बच्चों को वो जिस वातावरण में, जिस संस्कृति, जो उसकी संस्कृति है, जो उसका पहनावा है, खाना पीना, उसकी क्या करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए ये बच्चे क्या हो, पहले के टाइम से जुड़े रहे। दूसरा है छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। अगर वो जुड़े रहेंगे, उन्हें पता रहेगा कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कैसा पहनावा होता था, वो होगा तो कैसे जानेंगे? वो उनका मानसिक विकास भी होगा। क्या होगा मेरे भाई? मानसिक विकास होगा, तो मानसिक स्वास्थ्य भी क्या होगा, विकसित होगा। इसमें कौन सा होगा? केवल एक या फिर ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, तो इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। बताइए, डैश में डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। निर्माणात्मक मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन। पहले देखते हैं योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। योगात्मक मूल्यांकन होता है मेरे भाई आपका, जो आपका पूरा सिलेबस हो जाए, संपूर्ण सिलेबस के बाद जो आपका होता है टेस्ट, जो भी आपका पेपर होता है, आपका मूल्यांकन होता है, वो क्या होता है आपका? योगात्मक, संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, जो आपकी अध्ययन की प्रक्रिया चल रही होती है, उस बीच बीच में आपसे कुछ पूछा जाता है, आपसे जाना जाता है, आप कहां सीखे, कहां तक नहीं सीखे, कहां पे कमी आई, वो संरचनात्मक। योगात्मक होता है आपका पूरा सिलेबस है, उसके बाद में जो आपका टेस्ट होता है वो होता है योगात्मक। निदानात्मक क्या होता है? निदानात्मक होता है जब आपका मूल्यांकन किया गया, उसमें आपने कहां तक हासिल किया, और जहां तक हासिल करना था वहां तक नहीं किया। नहीं करने के कौन से कारण है, किन कारणों से नहीं किया, उन कारणों का पता निदानात्मक में लगाया जाता है। निदानात्मक के बाद होता है आपका उपचारात्मक परीक्षण। कौन सा? उपचारात्मक। उपचारात्मक उन कारणों को क्या किया जाता है? मिटाया जाता है, हटाया जाता है। आपके जो अवरोध बने, अधिगम अवरोध बनते हैं, उनको हटाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका योगात्मक मूल्यांकन मेरे भाई। कौन सा होगा? योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आप उत्तर दे दीजिए भाई, क्या आंसर होगा इसका? डिसलेक्सिया निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है पूछा गया मेरे भाई। क्या है? डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। वाचन परिशुद्धता, गतिता, बोध की समस्या, जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा। डिसलेक्सिया होता क्या है मेरे भाई? लिखने से संबंधित जो होता है, उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? सीधा या उल्टे हाथ के प्रयोग से संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाइयां, तो ये भी आपकी है। छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में क्या, जो शब्द लिखे गए हैं बच्चा समझ नहीं पाता। डिसलेक्सिया है वो पढ़ने से भी है संबंधित, और क्या है? लिखने से संबंधित, दोनों से संबंधित क्या है आपका? डिसलेक्सिया है पठन और लिखन दोनों से संबंधित होता है। ठीक है, तो लिखने से नहीं, पढ़ने से है, और क्या है? समझने से है। पढ़ने से और समझने से, मैंने यहां पे गलत बता दिया आपको, थोड़ा सा सॉरी। पढ़ने से और समझने से है मेरे भाई। किससे है? पढ़ने से और समझने से है। पढ़ने से और किससे है?
समझने से, ठीक है, पढ़ने से और समझने से, ठीक है, याद रखना, पढ़ने से और समझने से है। ये दूसरी पीडीएफ खुल गई आपकी, पढ़ने से और समझने से, ठीक है। ये है, ये है मेरी भाई साइड, ये आ गई अपनी पीडीएफ। क्वेश्चन तो कौन सा है इसमें, डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने से, क्या, पढ़ने और समझने से जो दिक्कत होती है बच्चों में उसे क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया, ठीक है। तो वाचन परिशुद्धता, गतिका, बोध की समस्या, ये तो क्या है, डिसलेक्सिया की विशेषता है। इसमें हमें पूछा गया है क्या है, नहीं है, कौन सी नहीं है, नहीं पूछा गया, तो ये तो है आपकी सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये नहीं है। लिखने की धीमी गति, तो पढ़ने और समझने, तो ये भी है। छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाई, ये भी है। सीधे हाथ या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये नहीं है आपकी। ये क्या है आपका, ये आपका कौशल विकार है, क्या है, सॉरी, कौन सा विकार है ये, कौशल विकार नहीं, ये आपका क्या है भाई, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, क्या है, लोकोमोटर, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लिखना इस हाथ से लिखना, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, आपका कोई शरीर का अंग सही से काम नहीं कर रहा हो किसी कार्य को करने के लिए। अब मेरा हाथ है, मैं राइट हैंड से तो अच्छे से लिख पाता हूं, पर इस हाथ से मैं नहीं लिख पाता, तो वो क्या है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा, सशक्त अभिप्रेरणा कौन सी होती है मेरे भाई, आपने अभिप्रेरणा सुनी होगी, एक आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। उनमें सबसे द बेस्ट कौन सी होती है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा। पर यहाँ पे क्या आ गया, सशक्त अभिप्रेरणा। कई बार क्या होता है, किसी चीज का पर्यायवाचक दे दिया जाता है, तो सशक्त अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, पहले तो आप ये देखिए। सशक्त अभिप्रेरणा एक बलशाली अभिप्रेरणा, एक अच्छी, एक मतलब स्ट्रोंग, एक ताकतवर अभिप्रेरणा, जो आपको क्या किसी लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। मतलब एक माना जाए तो द बेटर, क्या, द बेटर मोटिवेशन, ठीक है, द बेटर मोटिवेशन मतलब एक ताकतवर, एक बलशाली और एक प्रगतिशील अभिप्रेरणा। तो उसके वजह से बच्चा क्या कर सकता है, बालक स्वस्थ रहता है क्या, ध्यान करता है क्या, प्रसन्न रहता है या शीघ्र सीखता है। तो ताकतवर अभिप्रेरणा हो तो बच्चा क्या करेगा भाई, शीघ्र सीखेगा, ठीक है। कौन सा होगा, बच्चा शीघ्र सीखेगा। फिर चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है अपना 8। 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे। बिहार विशेष शिक्षक भर्ती में हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। अब हस्तशिल्प की शिक्षा होती क्या है, कि बच्चा अपने हाथों से कुछ कार्य कर सके, कुछ क्या कर सके, कुछ कार्य कर सके, कुछ रोजगार प्राप्त कर सके, कुछ रोजगार कर सके, अपनी रोजी रोटी कमा सके, वो होती है आपकी हस्तशिल्प की शिक्षा। इसको किसने बढ़ावा दिया था, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को क्या कहते हैं मेरे भाई, राष्ट्रपिता कहते हैं, क्या, राष्ट्रपिता कहते हैं। क्या महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, चलो कोई ना, जो बोला गया है सही बोला गया होगा, अपन किसी बात पे डिबेट नहीं करेंगे। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए किनको, मंदबुद्धि बालकों को या पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों में, प्रखर बुद्धि बालकों को, बताइए कौन सो को देनी चाहिए, मंद बुद्धि बालकों को देनी चाहिए। मंद बुद्धि बालक इनको देनी चाहिए, मंद बुद्धि बालकों क्यों देनी चाहिए भाई इनको, क्यों, ये क्या हो सके, सेल्फ डिपेंड हो सके, सेल्फ डिपेंड। आप स्पेलिंग में गलती हो तो आप हमें क्षमा करना। सेल्फ डिपेंड हो सके, क्या हो सके, बच्चा खुद अपने मतलब किसी पर डिपेंड ना रहे, वो अपना काम खुद कर ले, अपनी रोटी खुद कमा ले, अपना कार्य खुद कर ले। इस वजह से क्या दी जाती है, बच्चों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है। अगर पूछा जाए मंदबुद्धि का आईक्यू लेवल क्या होता है, यहाँ पे अगर आपको आईक्यू लेवल भी दे दें तो कितना होता है मेरे भाई, 75 से 70 वालों को, क्या 75 से 70 वाले आईक्यू लेवल होता है, उनको क्या देनी चाहिए, हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? कि कोई बच्चा है वो चोरी कर रहा है, उसको चोरी करने की आदत है, उसको कैसे दूर करोगे आप? बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, उन्हें ताड़ना या ताने मार के, टोंट मार के, या फिर उन्हें सजा देके, उनके थप्पड़ मार के, उनके डंडे मार के। तो बताइए कौन से में आप बच्चे के साथ जाओगे? बच्चा चोरी कर रहा है तो बच्चों को क्या आप इसे गिफ्ट दोगे कि ले बेटा शाबाश बहुत अच्छा काम किया, चोरी की है? करोगे? नहीं करोगे। उदाहरण दोगे। उदाहरण कैसे देंगे सर? उदाहरण ऐसे दोगे कि फलाने फलाने ने भाई उस टाइम चोरी की थी, उसको पकड़ के गांव वालों ने ऐसा पीटा था, ऐसा पीटा था, जिंदगी में वो चोरी के नाम से डरता है। तो क्या करोगे मेरे भाई? बच्चों को उदाहरण देके बताओगे या बच्चों को टोंट मारोगे, तू तो चोर है, तू तो चोरी करता है, तेरे घर पे यही सिखाते हैं क्या? ऐसा तो बच्चे के साथ तो नहीं करोगे ना। फिर आता है सजा देकर। बच्चे की सजा तो आप दे ही नहीं सकते, तो कौन से होगा मेरा भाई? उदाहरण देकर। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है? अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है। बोल रहा है कि वो अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है, इससे सामाजिक समस्या से संबंधित होता है, ठीक है, तथा जीवन की तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। कि एक ऐसा अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है, कि समाज में जो भी समस्या है, व्यवहारिक समस्या है, उनसे संबंधित होता है, तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। क्या कहलाता है? क्या मौलिक अनुसंधान कहलाता है, या क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है, या सामाजिक, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन से के साथ जाओगे आप? क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक अनुसंधान होते क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी समस्या निवारण करने की प्रक्रिया होती है जिसमें किसी समस्या का तुरंत समाधान दे दिया जाता है, और वो क्रियात्मक अनुसंधान आपके विद्यालय से संबंधित समस्या या समाज या आपके दिन प्रतिदिन व्यवहारिक समस्याओं का निदान करने के लिए बनाए जाते हैं। वो होता है आपका क्रियात्मक अनुसंधान। तो साफ साफ दिया है, सामाजिक समस्या से संबंधित कौन सा अनुसंधान होता है मेरे भाई? क्रियात्मक अनुसंधान होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हो गए। तो ये थे आपके आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे से तैयारी करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। एग्जाम बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। बताता हूं नेक्स्ट वीडियो में कब होगा एग्जाम। तब तक के लिए सी यू।